वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए 2022 की सीरीज जिंक्स्ड एट फर्स्ट की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत में सिना नाम की बच्ची अपनी मॉम के साथ एक खुफिया जगह में रह रही होती है। सिना अपनी मॉम से पूछती कि मॉम, हम यहाँ क्यों रह रहे हैं। तो उसकी मॉम कहती कि कहाँ से शुरुआत करो बेटा। देखो, ये बात बहुत ही पुरानी है। एक औरतों का समूह हुआ करता था। वो औरतें किसी का भी हाथ पकड़कर फ्यूचर देखने की पावर्स रखती थी, इसलिए उनके पास दूर दूर से लोग आते थे अपना फ्यूचर जानने के लिए। किसी को नहीं पता था कि इन लेडीज में ये पावर्स कहाँ से आई, मगर इनकी पावर नेक्स्ट जनरेशन में उनकी बेटियों में ट्रांसफर होती थी। ये चीज सैकड़ों सालों तक चली। फिर एक दिन ये जिस किंगडम में रहती थी वहाँ पे दुश्मन का हमला हो गया, जिसमें किंग हार गए। और तब दुश्मनों ने सबसे पहले हाथ डाला इन्हीं लेडीज पर, जिन्हें वो शमन कहते थे, जिससे सारी शमन्स अलग अलग हो गई। और तुम्हारी नानी तो एक वॉर जोन में पहुंच गई थी, जहां बहुत सारे मर्दों ने उनकी इज्जत लूटनी चाहिए। तभी एक सोल्जर ने उनकी हिफाजत की, जिसके बदले में तुम्हारी नानी ने उन्हें खुद को सौंप दिया। नानी की वजह से ही सोल्जर को खूब तरक्की मिली और उसने बहुत सारी संपत्ति बना ली। उनकी एक बेटी भी हुई साथ में, जिसे सोल्जर ने दुनिया की नजर से छिपा के रखा ताकि वो महफूज रह सके। पर फिर सोल्जर की मौत के बाद उनकी जगह ली सोल्जर की पहली वाइफ के बेटे ने, जो कि अब हमें यहाँ रखे हुए हैं। और लोग उसे चेयरमैन कहते हैं क्योंकि वो बहुत सारी बड़ी बड़ी बिजनेस के साथ साथ एक बहुत बड़े होटल जिसका नाम जिवा है उसका मालिक भी है। चेयरमैन वैसे तो मेरा स्टेप ब्रदर है, मगर मरने से पहले डैड ने उसको मेरे पावर्स के बारे में बता दिया था, इसीलिए वो मुझे अब लकी चार्म की तरह यूज करता है। इसके बाद दोस्तों 20 साल बीत जाते हैं। हम चेयरमैन को देखते हैं जिसकी बिजनेस मीटिंग में कुछ तो सही नहीं हुआ, जिसके बारे में वो सिना की मॉम से बात करना चाहता है। इसलिए वो जाता है अपने होटल के खुफिया रूम में। दरअसल उसकी होटल के वॉल पे एक माँ और बेटी की स्टैचू बनी होती है। चेयरमैन उस स्टैचू की आंख में देखता है, जिससे सेंसर एक्टिवेट हो जाता है और सीक्रेट दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर उसकी नजर पड़ती है सिना पे, जो कि जवान हो गई है, मगर अभी भी वो बच्चों की तरह ही यहाँ वहाँ कूदते फूदते रहती है। जैसे वो चेयरमैन को देखती है तो छिप जाती है। इसके बाद चेयरमैन सिना की मॉम मिंसू की ओर हाथ बढ़ाता है। वो उसका हाथ पकड़ते ही बता देती है कि बिजनेस में कौन उनको धोखा देने वाला है, जिसके बाद चेयरमैन उस आदमी को काम से ही निकाल देता है। साथ ही वो अपना पीए से कहता है कि सिना बड़ी हो चुकी है, उसके अंदर भी सारी पावर्स धीरे धीरे आ जाएंगी, इसलिए इस बात का खास ख्याल रखना कि कोई उसे टच ना कर पाए। फिर दोस्तों हम नोटिस करते हैं कि अभी तक सिना बच्ची की तरह क्यों बिहेव करती है, क्योंकि एक तो इन्होंने उसे आज तक कैद में रखा सीक्रेट रूम में, साथ ही वो लोग उसे लॉ, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सोशल एंड साइकोलॉजिकल बुक्स भी पढ़ने नहीं देते। वो इसीलिए ताकि उसको रियल वर्ल्ड का अंदाजा ना लग पाए, जिससे वो कभी बाहर जाने की जिद भी ना कर पाए। वो सिर्फ उसे बच्चों वाली बुक्स ही पढ़ने को देते हैं, जैसे राजा रानी की कहानी, समुद्री जीव जंतु और अंतरिक्ष से रिलेटेड बुक्स। और इन सब को पढ़कर सिना अब बोर हो चुकी थी। चेयरमैन ने सिना और उसकी मॉम की केयर करने के लिए 2-4 मेड भी रखी होती है। उनसे सिना बहस भी करती कि मैं अब ये सारी बुक्स नहीं पढ़ना चाहती, इन सारी बुक्स को तो मैं सैकड़ों बार पढ़ चुकी हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे नई बुक्स चाहिए कैसे भी करके। दूसरी ओर हम देखते हैं दोस्तों कि चेयरमैन बिजनेस के काम से बुसान गया हुआ होता है और उसकी नामौजूदगी में उसका बेटा बॉब अपने कुछ फ्रेंड को लेकर आ जाता है अपने घर पे पार्टी करने के लिए, जहाँ उसके सारे फ्रेंड्स काफी शॉक्ड होते हैं कि बताओ यार, तुम तो एक लग्जरी होटल के अंदर रहते हो। तो बॉब कहता है कि हाँ, मेरी मॉम की मौत के बाद डैड भी मुझे अपने साथ यहीं रखने लगे। डैड कहते हैं कि यहाँ से काम भी मैनेज हो जाता है और आराम भी। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि इतने बड़े एरिया में तुम और तुम्हारे डैडी रहते हैं क्या सिर्फ? असली मजे तो तुम्हारे ही हैं यार। बॉब के सारे फ्रेंड्स उससे यही बातें कर रहे होते हैं। साथ ही उसका एक सैम नाम का भी फ्रेंड होता है, जो कि बस घूम घूम कर हर एक चीज को बारीकी से नोटिस करता है। इधर सिना की मॉम को केयरटेकर्स इंजेक्शन लगाकर सुला देती हैं और फिर सिना को नींद की गोली चॉकलेट में मिलाकर उसे भी खिला देती हैं, जिससे सिना कहती है कि पता नहीं क्या हो जाता है, जैसे मैं चॉकलेट खाती हूँ नींद आ जाती है मुझे। फिर वो तुरंत ही सो जाती है। फिर केयरटेकर्स वहां से चली जाती है और उन्हें नहीं पता दोस्तों कि सिना ने उनको आज उल्लू बना दिया। उसने चॉकलेट खाया ही नहीं, वो मुंह से निकालकर चॉकलेट को फेंक देती है। इसके बाद तो सिना पूरे घर में ऐसे ही उछलती दौड़ती है और तभी उसे हल्की हल्की गाने की आवाज सुनाई देती है। तो जब वो दरवाजे के पास जाकर कान लगाकर सुनती है तो उसे गाना अच्छे से सुनाई देता है, जो कि आज से पहले उसने कभी सुना नहीं था। उसे ये चीज सुनकर ना मजा भी आ रहा होता है। वो बाहर निकलना चाहती थी, इसीलिए दरवाजे पे जोर जोर से मारती है। दूसरी ओर ये आवाज सिर्फ सैम के कानों तक जाती है। वो भी अनजाने में जाकर उस सीक्रेट दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है और गौर से उस माँ बेटी की मूर्ति को देखने लगता है। बेटी की मूर्ति पे फिर हाथ भी रख देता है, जिससे धीरे धीरे करके वो दरवाजा खुलने लग जाता है। पतली सी फांट से सिना को सैम का चेहरा दिख जाता है और उसे लगता है कि ये मेरा प्रिंस है, जो मुझे यहाँ से निकालने के लिए आ गया है, क्योंकि उसने यही राजा रानी वाली कहानी पढ़ी थी, इसलिए उसको लगा ये मेरा प्रिंस है। पर जब तक धीरे धीरे करके दरवाजा खुलता तब तक मैं सैम आगे मुड़ चुका था। उसे उसकी मॉम का फोन आ गया था, इसीलिए वो अपने घर जाने लग जाता है, जबकि बाकी लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। वो खुद में इतना बिजी होते हैं कि उनका ध्यान सिना पे जाता ही नहीं। सिना सैम का पीछा करते करते सीधा लिफ्ट में घुस जाती है और फिर उसके पीछे पीछे बस पे भी चढ़ जाती है दोस्तों। तो बस का कंडक्टर उससे पैसे मांगता है, मगर सिना को तो पता ही नहीं होता कि पैसे क्या चीज होती है। वो चुपचाप खड़ी रहती है, उसे पता ही नहीं होता क्या जवाब देना है इसके बदले। तभी सैम ये सब नोटिस करता है। उसे लगता है कि बेचारी के पास पैसे नहीं है, तो वो बस वाले को पैसे दे देता है। इसके बाद जब बस
चलना शुरू होती है ना, तो सिना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो सोचती है कैसी चीज है ये, अपने आप चल रही है बताओ। वो बच्चों की तरह उछलने लग जाती है कि वाह बस चल रही है, क्योंकि दोस्तों उसने बस के बारे में सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था कि बच्चे पिकनिक जाते हैं, बस में सफर पे जाते हैं ऐसा। फिर वो अपने हाथ से ग्लव्स उतारकर बस के विंडो ग्लास को छूने लगती है और तब सैम उसका हाथ हटाकर उसे शांति से साइड में बैठने को कहता है। उसके हाथ पकड़ने से ही सिना को सैम के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है और वो कहना शुरू करती है कि अच्छा, मेरे प्रिंस की लकी फिश शॉप है, मुझे भी फिश खानी है। जिसपे सैम चौंक जाता है कि इसको आखिर मेरे बारे में कैसे पता। वो पूछता है कि तुम होटल से मेरा पीछा कर रही हो क्यों? तुम हो कौन और तुम्हारे पेरेंट्स उसी होटल में रुके हुए हैं क्या? देखो अगले बस स्टॉप पे उतर जाना और दूसरी बस पकड़कर वापस आ जाना होटल। मगर ये सुनकर सिना मुंह फुलाए बैठी जाती है और तब सैम नोटिस करता है कि अरे इसने तो चप्पल जूते भी नहीं पहने हुए हैं। तो वो एक जेंटलमैन की तरह अपने जूते उतार कर उसे पहना देता है। इसके बाद सिना व्यू एंजॉय करते करते सैम के साथ साथ उसके लकी फिश शॉप पे चली जाती है और वहाँ पे अलग अलग तरह की मछलियां देखकर बड़ी एक्साइटेड होती है, क्योंकि इन सब के बारे में उसने पहले बुक्स में ही पढ़ा हुआ था। वो कहना शुरू करती है, अरे तुम तो सॉरी फिश हो ना, जो वार्म वाटर में पाई जाती है। इस तरह वो कई सारी फिश के नाम लेकर उनके बारे में बताती है कि ये ऐसी है वो वैसी है, यहाँ तक कि उनके साइंटिफिक नामों से भी उन्हें पुकारती है। जिससे सैम हैरान और पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोलॉजी में काम करते हैं? तभी इनकी आवाज सुनकर सैम की मॉम बाहर आ जाती है, तो वो सैम को गले से लगा लेती है, क्योंकि सैम जिनहुआ ग्रुप के लिए काम करने लगा था अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, इसलिए उसका अपने घर पे आना जाना बहुत ही कम होता है। फिर उसकी मॉम नोटिस करती है कि सैम के जूते सिना ने पहन के रखे हुए हैं। अब वो जानने की कोशिश करती है कि आखिर कौन है ये, पर सिना अपने नाम बताने की जगह कहती है मुझे जोरो की भूख लगी है और मुझे फिश खानी है। जिसके तुरंत बाद ही सैम की मॉम फिश पकाकर उसे सर्व करती है। तीनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। इसी दौरान दोस्तों सैम कहता है कि तुम खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के पास वापस छोड़ आऊंगा, उन्हें तुम्हारी चिंता हो रही होगी। मगर सिना तो घर जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि मैं तो अपने प्रिंस के साथ ही रहूंगी। और खाना खिलाने के बाद सैम की मॉम सिना को अपना एक सैंडल गिफ्ट कर देती है, जिसे उन्होंने बस एक दो बार ही पहना हुआ था, वो भी तब जब उसके हस्बैंड जिंदा थे। वो उनके साथ इसको पहनकर अम्यूजमेंट पार्क गई हुई थी। वो ये बातें सिना को जैसे ही बताती है ना, तो वो भी अम्यूजमेंट पार्क जाने की जिद करती है कि मुझे भी जाना है वहाँ पे। तो सैम फिर उसे पार्क के बहाने वापस होटल लेकर जाने लग जाता है। इधर हम देखते हैं दोस्तों कि सिना की मिसिंग होने की खबर उसके केयरटेकर्स को चली जाती है। वो हर जगह उसको ढूंढ रही होती है, पर जब वो उनको नहीं मिलती तो वो कॉल करके चेयरमैन को इन्फॉर्म कर देती है और वो तुरंत ही फ्लाइट लेकर वापस। तो वो सीधा सिना की मॉम से सवाल करता है कि तुमने उसे कहाँ भगा दिया? वो जवाब देती है कि मैं तो उस वक्त सो रही थी, पर चिंता की कोई बात नहीं है, वो बस यहाँ आने ही वाली होगी। ये जानकर चेयरमैन थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। उधर हम देखते हैं दोस्तों कि सिना सैम के साथ पार्क में काफी इंजॉय करती है। इसके बाद वो सिना को लेकर वापस होटल आ जाता है, जहाँ चेयरमैन और उसके आदमी मिलकर सैम पे यहाँ के गेस्ट की बेटी को अगवा करने का इल्जाम लगाकर पुलिस के हवाले कर देते हैं। फिर वो अपने बेटे बॉब को पहली बार उस खुफिया कमरे में लेकर जाता है और उसे बताता है कि ये दोनों कोई नॉर्मल लेडी नहीं है बेटा, बल्कि ये हमारी पर्सनल लकी चार्म है। अब तक मुझे जो कामयाबी मिली है वो इनकी वजह से मिली है और अब इनकी बेटी तुम्हारी पर्सनल चार्म है, इसलिए इसका ख्याल रखना और ध्यान रहे कभी भी बाहर वाले की नजर इन पे ना पड़े और कोई इन्हें टच ना करे कि तुम्हारी प्रॉपर्टी है और इसका फायदा सिर्फ तुम्हें उठाना है। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन से सैम के अरेस्ट होने की खबर उसकी मॉम को दी जाती है, जिससे वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाती है। वहीं पुलिस स्टेशन में चेयरमैन का पीए पहुंचकर उसे छुड़ा लेता है। अब यहाँ सिना बड़ी परेशान होती है। वो अपनी मॉम को बताती है कि जब चेयरमैन सैम को डांट रहे थे ना, तो मैं तो बहुत डर गई थी और मैंने सैम का हाथ पकड़ लिया था, तो तब मुझे उसका फ्यूचर दिखा, जिससे मेरा मन काफी घबरा रहा है माँ। सिना ने जो कुछ देखा था दोस्तों वो जल्दी हकीकत में बदल जाता है। सैम अपनी मॉम से रास्ते में मिल जाता है और दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो अपनी मॉम को बताता है कि चेयरमैन ने मुझे काम से भी निकाल दिया मॉम, और अब हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तो उसकी मॉम उसको समझाती है कि बेटा जब तक तुम सही सलामत हो तब तक कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी काबिलियत के दम पर तुम दूसरी जगह जॉब पालोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों तभी एक ट्रक आकर इन्हें टक्कर मार देता है, जिसमें सैम तो बच जाता है, लेकिन उसकी मॉम वहीं पे खत्म हो जाती है। सैम बेचारा बिल्कुल टूट जाता है इस वजह से। वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हो चुका होता है। फिर जब वो अपनी मॉम की अस्थियां पानी में बहाने के लिए नाव से जाता है ना, तो नाव वाला उस पर हमला कर देता है, उसे एक बैग में डालकर पानी में फेंक देता है वो। अब बॉब जब न्यूज़पेपर में यह खबर पढ़ता है कि लकी फिश शॉप की ओनर की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई और उनका लिया हुआ सारा कर्जा उनके बेटे सैम पे आ गया, तो सैम ने प्रेशर में आकर अपनी जान दे दी। नदी किनारे उसके कुछ कपड़े और एक लेटर पाया गया, जिसमें उसने अपनी मजबूरी लिखकर दुनिया को बताया कि मैं क्यों अपनी जान दे रहा हूँ। पर दोस्तों बॉब को यकीन ही नहीं होता कि मेरा फ्रेंड ऐसा कर सकता है। इसीलिए वो अपने डैड को कन्फ्रंट करता है कि पापा ये सब आपका किया हुआ है ना, आपने ही कहा था कि सिना मेरी प्रॉपर्टी है, तो उसे छूने और देखने का हक सिर्फ मेरा है। पर मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि अगर कोई दूसरा उसको छुएगा तो आप उसको जान से मरवा दोगे। और यहाँ चेयरमैन बस इतना ही कहता है कि बेटा अब से अपनी प्रॉपर्टी का ख्याल रखना, ताकि मुझे दोबारा अपने हाथ गंदे ना करने पड़े। दूसरी ओर हम देखते हैं दोस्तों कि एक जोसेफ नाम का मछुआरा सैम को बचा लेता है। कई दिनों तक कोमा में रहने के बाद सैम को जब होश आता है ना,
तो वो सारी बातें सैम को बताता है, वो मछुआरा, कि तुम्हारे साथ ये हो गया था। सैम निराशा से कहता है कि आपको मेरी जान नहीं बचानी चाहिए थी, और फिर वो उनको अपनी मॉम की मौत के बारे में बताता है। तो जोसेफ कहता है कि 1 साल पहले मेरे इकलौते बेटे माइक की भी मौत हो चुकी है। वो तुम्हारे जैसा ही दिखता था और तुम्हारी ही एज का था। देखो, अब हम दोनों के पास फैमिली नहीं है, पर हम एक दूसरे का सहारा जरूर बन सकते हैं। अब से तुम मेरे बेटे हो, और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे याद रखना। और ये लो मेरे बेटे के सारे डॉक्यूमेंट्स, इससे तुम आराम से माइक की आइडेंटिटी में शहर में रह सकते हो और कोई तुम्हें दोबारा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद दोस्तों सीन 2 साल के बाद होता है शिफ्ट। 2 साल से सिना बॉब का फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का काम कर रही थी। हालांकि बॉब अपने डैड की तरह क्रूर नहीं है, वो सिना को अपनी फ्रेंड मानता है। एक दिन सिना उससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे बाहर जाना है ना, कुछ करो, मैं तुम्हारे साथ ही बाहर जाऊंगी और वापस भी आ जाऊंगी। इसके लिए बॉब मान जाता है और वो अपने डैड से छिपाकर एक दिन सिना को एक ओपन रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहां अचानक से सिना की नजर पड़ जाती है सैम पे, जो कि लकी फिश शॉप नाम की एक गाड़ी से दूसरे शॉप्स पे फिश डिलीवर करने आया था। सिना वापस आकर ये बात अपनी मॉम को बताती है और कहती है मुझे किसी भी हाल में सैम के साथ रहना है माँ। तो अगले दिन दोस्तों हम देखते हैं कि सिना की मॉम अपने मैजिकल पावर्स का यूज करके सारे केयरटेकर्स को थोड़ी देर के लिए फ्रीज कर लेती है और फिर अपनी बेटी को होटल के एग्जिट गेट तक छोड़ देती है। तब तक में उसके द्वारा किए गए फ्रीज लोग नॉर्मल हो चुके होते हैं और वो उन्हें पकड़ने के लिए आते हैं। तो मॉम खुद बेहोश होने का नाटक करके गिर जाती है और सिना को वहां से भागने देती है। तभी सिना को भागते भागते बॉब भी देख लेता है, पर वो कुछ करता नहीं। सिना जल्दी से फिर एक टैक्सी को लेकर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। वो टैक्सी वाले से कहती है कि मुझे लकी फिश शॉप पे जाना है। इसके बाद वो वहां पहुंच भी जाती है। दोस्तों उसको देखकर सैम हैरान रह जाता है। वो अपने मन में कहता है कि मैंने सपने में देखा था कि ये मुझसे मिलने आई है, और जब भी ये मेरे सपने में आती है तो मेरा बैड लक शुरू हो जाता है। इसीलिए दोस्तों वो उसे पहचानने से इनकार कर देता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये मिली थी ना तो सैम को अपनी मॉम से हाथ धोना पड़ा था। तभी वहाँ टैक्सी वाला आ जाता है और कहता है कि मैडम मेरे पैसे तो दे दो। इस पे सिना कहती है पैसे मतलब कौन से पैसे? तो वो टैक्सी वाला सैम से कहता है कि भाई साहब आप तो इनको जानते हो ना, समझाओ इनको जरा। तब सैम पूछता है कि कितने हुए आपके? तो वो 15,000 वॉन बताता है। सैम भड़क जाता है कि इस पगलेट को तुम ठगने की कोशिश कर रहे हो, 15,000 वॉन कैसे होंगे बताओ? तो टैक्सी वाला बताता है क्यों नहीं होंगे, ये सुबह से मुझे घुमा रही है। इस शहर में जितने भी लकी फिश शॉप हैं सभी पे ये मुझे लेकर गई, क्योंकि इन्हें शॉप का नाम तो पता था पर सही एड्रेस नहीं पता था। ये जानने के बाद मजबूरी में सैम को उसको पैसे देने ही पड़ जाते हैं। इसके बाद वो कहता है कि तुम लड़की हो, मैंने तुम्हारी मदद कर दी, अब तुम अपने रास्ते पकड़ो, मैं तुम्हें नहीं जानता, और हाँ मैं कोई सैम वैम नहीं हूँ, मेरा नाम तो माइक है। और तब आसपास के लोग भी नोटिस करने लगते हैं कि इस पनौती की इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड भी है, हमें तो पता ही नहीं था। तभी वहाँ पे एक लेडी फिश खरीदने आती है, तो वो गलती से उसके हाथ से सिना का हाथ टच हो जाता है और वो जान जाती है कि ये लेडी जो फिश ले रही है इससे उसके मालिक को एलर्जी है, और वो उन्हें वॉर्न भी करती है पर वो नहीं सुनती। साथ ही वो लेडी सैम की दुकान पर अपना छाता भूल जाती है, तो सैम उन्हें वो लौटाने चाहता है। तभी सिना की नजर पड़ती है उस लेडी के गिरे हुए क्रेडिट कार्ड पे, तभी वो उसे उठाकर उन्हें लौटाने जाती है। पर मार्केट के चंट चालाक लोग सिना को रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम तो कितनी प्यारी हो, धूप में काली पड़ जाओगी, हमारी शॉप से ये ले लो वो ले लो। तो वो ले भी लेती है, पर जब वो पैसे मांगते हैं तो फिर से सिना को समझ नहीं आता कि करना क्या है। और तब वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में कार्ड है ना, वो तुम हमें दे दो, हम स्वाइप करके वापस दे देंगे तुम्हें। जिस पे सिना कहती पर ये तो मेरा है ही नहीं, ये जिसका है मैं उसे लौटाने जा रही हूँ। और तब वो उस कार्ड की एड दिखाकर कहते हैं कि देखो क्या लिखा है, ये कार्ड सबका है तो तुम भी इसे यूज कर सकती हो। जिसके बाद सिना कार्ड से पे कर देती है। तभी दोस्तों वो लेडी वापस आती है। दरअसल उसे उसके मालिक ने कॉल करके कह दिया था कि मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैं सिर्फ यही मछली खाता हूँ, दूसरे से मुझे एलर्जी है। तो वो तुरंत मछली को रिटर्न करने के लिए आ जाती है सैम की दुकान पर, लेकिन तभी सिना के हाथों में अपना कार्ड देखकर वो रुक जाती है। और जब उसे पता चलता है कि इस लड़की ने तो इससे इतनी सारी शॉपिंग कर ली तो उसे बड़ा गुस्सा आता है। जिसपे सिना कहती है अरे नाराज क्यों होती है आप, ये क्रेडिट कार्ड तो सभी का है ना। वो लेडी और सैम दोनों समझ जाते हैं कि शॉपकीपर्स ने इसे उल्लू बना दिया है। तो सैम उस लेडी का क्रेडिट कार्ड वापस करवाता है और फिर कॉम्पनसेट करने के लिए उन्हें मछली फ्री में दे देता है। इसके बाद वो सिना को अंदर अपनी दुकान में ले जाकर खूब डांटता है। तो वो झूठी कहानी बनाती है कि मैं यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ आई थी पर मेरा ना एक्सीडेंट में मेमोरी लॉस हो गया, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, बस मुझे तुम ही याद हो। और तब सिना को वो पुलिस स्टेशन जाने का रास्ता बताता है और कहता है कि जाकर वहाँ शिकायत करो, वो तुम्हारी मदद करेंगे। फिर जल्दी रात हो जाती है दोस्तों। तो मिनी नाम की एक लड़की जिसे सैम पे क्रश होता है वो आती है उसके पास और कहती है मार्केट में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी जो आज तुमसे मिलने आई थी, सही में ऐसा कुछ है क्या? तो वो बताते हैं नहीं नहीं वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और कुछ नहीं। तभी मिनी की मॉम अपने शॉप से बाहर निकलती है और अपनी बेटी को मारते हुए घर लेकर जाती है। वो कहती है कितनी बार कहा है कि इस पनौती लड़के से बात मत क्या करो,
तुम्हारे दिमाग में घुसती नहीं है क्या बात? वो बदनसीब लड़का है, उससे बात करने की वजह से तुम्हारा भी बैड लक चालू हो जाएगा और तुम सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगी। तभी दो पुलिस वाले मिनी की मॉम को समझाने आते हैं कि अरे आप इस तरह से अपनी बेटी को भी मार नहीं सकती समझे, वरना आप पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो जाएगा। तो उनमें से जो जवान पुलिस ऑफिसर किम होता है ना दोस्तों, वो थोड़ा मिनी पे लाइन भी मारता है, जिससे उसकी मॉम को आ जाता है गुस्सा और वो पुलिस वालों को भी डांट कर वहां से भगा देती है। अब इस मार्केट में जितनी भी शॉप्स हैं वो एक बूढ़े आदमी की है जिसका नाम है सियोन। वो जब एक शॉप ओनर के साथ मार्केट से अपने घर की ओर जा रहा होता है ना, तो मार्केट से निकलते ही एक गली में उसको सिना बैठी हुई दिखाई देती है। तो वो और उसका एक साथी जाकर सिना से पूछते हैं क्या हो गया, तुम अभी तक यहीं बैठी हुई हो, घर नहीं गई? तभी वहां पे सैम भी आ जाता है जो कि अपनी शॉप बंद करके घर जा रहा होता है, मगर सियोन उसे टोक कर कहता है कि बेटा माइक अब अपना गुस्सा थूक दो और अपनी गर्लफ्रेंड का सही से ख्याल रखो। तो सैम चिल्ला देता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है अंकल। सियोन कहता है कि हाँ हमें मत सिखाओ, हमारे यहाँ से जाते तुम दोनों हग और किसिंग शुरू कर दोगे, मुझे पता है, चलो हम तो निकलते हैं यहाँ से। अब उनके जाने के बाद एक बार फिर से सैम सिना को समझाता है कि मेरा नाम माइक है, मैं किसी सैम को नहीं जानता मैडम, तो प्लीज आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए। पर वो नहीं मानती दोस्तों, और तब मजबूरी में सैम को उसको अपने घर लेकर जाना ही पड़ जाता है, जहाँ वो उसको क्लियरली बताता है कि देखो इस रात में तुम्हें यहाँ रुकने दे रहा हूँ, पर कल मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, पहले बता दिया। अब सिना सैम का छोटा मोटा सा भाड़े का घर देखकर खूब खुश होती है। इसके घर में कई तरह के बुक्स भी होते हैं जिसे आज से पहले सिना ने कभी भी पढ़ा नहीं होता, इसीलिए वो खुशी के मारे नाचने लग जाती है कि किताबें पढ़ने को मिलेंगी, बढ़िया बढ़िया। अब दूसरी ओर चेयरमैन सिना की मॉम से सिना के बारे में पूछते हैं, पर वो कहती है मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई है, जिससे चेयरमैन गुस्सा होकर चला जाता है और अपने बेटे बॉब को खूब झाड़ता है कि मैंने कहा था ना अपनी प्रॉपर्टी का ख्याल रखना। इधर दोस्तों सिना की मॉम को सिना की बड़ी याद आ जाती है, उसे उसके बचपन के फ्लैशबैक्स आते हैं, जिसमें सिना पूछ रही होती है कि मेरे गले में ये जो चेन है ये कौन है? तो उसकी माँ बताती बेटे हमारे में जब लड़की पैदा होती है ना तो वो अपने हाथों में ब्लू कलर की जैम के साथ पैदा होती है, जिसके बाद उस जैम को एक चेन में कन्वर्ट करके उसको पहना दिया जाता है। देखो मेरे गले में भी है ना, और जब भी हम अपनी पावर्स को यूज करते हैं तो ये जैम शाइन करता है, इसे सिर्फ हम ही यूज कर सकते हैं। फिर वो पूछती कि मॉम क्या हम नॉर्मल इंसानों की तरह लाइफ नहीं जी सकते? तो उसकी माँ बताती नहीं हम नॉर्मल इंसान तो नहीं है, पर मैंने अपनी मॉम से एक बार एक शमन की कहानी सुनी थी जो कि अपने सच्चे प्यार को पाने के बाद पूरी तरह से इंसान बन गई थी, पर हाँ उसके शमन वाले सारे पावर्स भी चले गए थे। ये सुनकर सिना कहती है कि मुझे भी मेरा सच्चा प्यार मिलेगा? तो मॉम जवाब देती है कि हाँ एक दिन एक प्रिंस तुम्हारी तलाश में आएगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाएगा बेटा। दोस्तों सीन आता है प्रेजेंट में और मॉम प्रे करती है कि मेरी बेटी जहाँ भी हो उसे उसका सच्चा प्यार मिल जाए और वो सेफ हो। अब अगले दिन दोस्तों सैम को पता है कि ये लड़की इस दुनिया को अभी तक ठीक से समझ नहीं पा रही है, क्योंकि ये शुरू से ही ऐशो आराम वाली जिंदगी जीती आई है। हो सकता है ये किसी मुसीबत में पड़ जाए और उस मुसीबत में खुद को बचाने के लिए सैम उसे एक सिटी और पेपर स्प्रे देता है, साथ ही भूख वगैरह लगे तो खाना खरीदने के लिए पैसे भी दे देता है, और इसके बाद वो उसे पुलिस स्टेशन के अंदर धक्का देकर भाग आता है। अब वो जैसे ही मार्केट आता है तो उसके शॉप के सामने वाली शॉप की सारी ब्लैक रॉक फिश मर चुकी होती है, जिससे सैम को आती सिना की याद, क्योंकि कल रात जब नीचे सोने से सिना को ठंड लग रही थी तो सैम ने उसे उठाकर बेड पे रख दिया था, और उस टाइम उसने सैम का हाथ पकड़कर भविष्यवाणी कर दी थी कि सारे ब्लैक रॉक फिश मर जाएंगे और बुसान फ्रंट सी बहुत ही खुश होंगे। पर उस समय सैम को लगा था कि सिना तो नींद में कुछ भी बोल रही है, पर आगे वो देखता है कि वो शॉप वाले ना अपनी सारी मरी हुई ब्लैक फिश स्टॉक सस्ते दामों पर उसको चेपने की कोशिश करते हैं। वो मना भी करता है पर वो उसको दे देते हैं। तभी वहाँ पे दो लोग आते हैं ब्लैक रॉक फिश की तलाश में। वो कहते हैं कि टीवी में ब्लैक रॉक फिश की करी एक फेमस शेफ ने बनाई थी, तब से कस्टमर सारे रेस्टोरेंट में उसे डिश की डिमांड कर रहे हैं। हर मार्केट की ब्लैक रॉक फिश खत्म हो चुकी है, तो क्या आपके पास वो है? तो सैम कहता है हाँ है मेरे पास, पर ये काफी महंगी है। वो कहते हैं अरे कोई बात नहीं, हम तुम्हें 4 गुना पे करेंगे। इसके बाद वो फिश लेकर खुशी खुशी जाने लग जाते हैं, और तभी सैम की नजर पड़ जाती है उनके कपड़े के पीछे छुपे रेस्टोरेंट के नाम पे, जिसपे लिखा हुआ था बुसान फ्रंट सी, जिससे सैम को फिर से कल रात वाली बात याद आती है कि सिना ने यही तो कहा था कि इससे बुसान फ्रंट सी खुश होंगे काफी। क्या कोइंसिडेंस है भाई? ये सोचकर वो मुस्कुरा देता है। फिर वो अपना काम करने में जुट जाता है, और दोस्तों उसे बार बार सिना की याद भी आती है। फिक्र होती है कि पता नहीं वो अपने पेरेंट्स तक पहुंची भी या नहीं। इसीलिए शाम को 4 बजे वो जाता है पुलिस स्टेशन, और वहां जाकर उनसे पूछता है कि आज सुबह जो लड़की यहाँ पर आई थी क्या आप लोगों ने उसकी मदद करके
उसे उसके घर वालों से मिलवा दिया। तो वो कहते नहीं नहीं, हमने तो उससे पूछा कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, तो उसने कोई मदद लेने से मना कर दिया, इसलिए हमने उसको जाने दिया बस। दूसरी ओर दोस्तों हम देखते हैं कि सिना तो अभी भी मार्केट में यहाँ वहाँ घूम रही है। यहाँ के लोकल मार्केट वाले सारे सिना को पहचान गए होते हैं। तभी ये सारी बात लोकल लोन देने वाले वेंग तक पहुंच जाती है, जो कि सैम से नफरत करता है। साथ ही उसे सिना से बात करके पता चल जाता है कि ये लड़की तो बेवकूफ है। तो दोस्तों वो खुद को माइक का दोस्त बताकर, यानी फिलहाल जिसे हम सैम कह रहे हैं उसका दोस्त बताकर अपने ऑफिस में लेकर जाता है, जहां वो वसूली के पैसों का हिसाब किताब करता है। वहीं पे अंदर जाने के बाद वो बाहर निकल कर आता है और कॉल करके माइक से पूछता है कि भाई मेरे लोन के पैसे कब लौटाओगे। वो कहता है कि जल्द ही लौटा दूंगा सर। तो वेंग कहता है कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को अपने पास रख लिया है, अब जल्दी से मेरे पैसे लेकर आ जाओ और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर जाओ, वरना तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ। और ये सारी चीजें वेंग ने सिर्फ अपने पैसे लेने के लिए बोले होते हैं। असल में वो सिना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ये सुनकर यहाँ सैम भागना शुरू करता है और उसे भागते भागते बॉब देख लेता है। वो तो चौंक ही जाता है उसको देखकर कि ये इतनी तेज कहाँ भाग रहा है। दरअसल दोस्तों वो अपने डैड के कहने पे सिना को ढूंढने के लिए निकला था। उसने उस दिन देख लिया था कि वो किस टैक्सी पे बैठी थी, तो वो उस टैक्सी वाले से पूछताछ कर चुका था और उसने सिना को कहाँ ड्रॉप किया था उस दिन ये भी उसने बता दिया था। इसीलिए अब वो सैम की शॉप पे उसका इंतजार कर रहा होता है। लेकिन फिर उसे पता चल जाता है कि सिना तो अगवा हो गई है और ये सैम उसी को बचाने के लिए भाग रहा है। तो दोस्तों यहाँ जब वेंग अपने ऑफिस आता है ना, तो देखता है कि उसके एक आदमी चिंटू ने अपना कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा लिया था। उसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों को बुलाकर उनसे सिना का सौदा कर लिया था, जिससे वैंग चिंटू पे बहुत गुस्सा भी होता है। तो वो कहता है कि बॉस आपको लगता है कि माइक हमारे पैसे लौटा देगा? अरे यही सही तरीका है अपने पैसे वापस पाने का। तभी जल्दी से सिना वैंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है मेरी हेल्प करो, इसके बदले मैं मोनू के इलाज के लिए तुम्हें सही डॉक्टर की जानकारी दे सकती हूँ। जिससे वैंग हैरान रह जाता है कि आखिर इसे मेरे बेटे मोनू के बारे में किसने बता दिया। अभी वो शॉक में था ही दोस्तों, मगर जो 3 गुंडे सिना को अपने साथ लेकर जाने वाले थे वो उसे अपनी कार में डालकर वहां से निकल जाते हैं। तो रास्ते में नजर पड़ती है सिना की सैम पे, तो उसे सैम की सारी बात याद आती है और वो उसे इन्फॉर्म करने के लिए फटाक से सैम की दी हुई सीटी बजाती है, जिससे सैम समझ जाता है कि सिना इसी गाड़ी में है। और वो मिनी के भाई को देखता है जो कि आगे से साइकिल पे जा रहा होता है। वो उसकी साइकिल लेकर उस गाड़ी का करता है पीछा और किसी तरह गाड़ी रुकवा लेता है। जिसके बाद तो वो गुंडों को अपनी बातों में उलझा लेता है और सिना को इशारा करके पेपर स्प्रे यूज करने को कहता है। वो गुंडों की आंखों में उसे डालकर सैम के साथ वहां से भाग जाती है दोस्तों। अब वो लोग गाड़ी से इनका पीछा ना कर सके, इसीलिए वो पतले रास्ते पे भाग जाती है। तभी सिना को बचाने के लिए वैंग भी आ जाता है और वो इन गुंडों से उलझ जाता है, पर वो लोग 3 थे और वैंग अकेला। तो वो लोग जल्दी उसे मार पीट कर सिना का पीछा करने लगते हैं और बुरी तरह इनको घेर लेते हैं। तब सिना सैम से कहती है कि जब मैं इशारा करूं तो ये पत्थर तुम उस सड़क की ओर जोर से फेंक देना। और फिर सिना एक एक करके तीनों गुंडों के हाथ पकड़ती है। वो एक को बताती है कि तुमने अपने घर की गैस बंद नहीं की है, तुम्हारे घर में आग लगने वाली है। दूसरे को वो बताती है कि तुम एक बहुत बड़ी लॉटरी जीतने वाले हो। तीसरे को बताती है कि आज जो सुबह में तुमने कचरा खाया था ना, उससे तुम्हारा पेट खराब होने वाला है। और फिर कुछ ही सेकंड्स के बाद तीनों के साथ ये चीजें होने लग जाती हैं। तो वो खुद में काफी परेशान हो जाते हैं। तभी सिना सैम को इशारा करती है और सैम पूरी हिम्मत लगाकर ईंटा फेंकता है, जो कि सीधे जाकर एक पुलिस की गाड़ी के ऊपर गिर जाता है। वो लोग भी उतर कर यहीं पे आ जाते हैं और तब सिना सच्चाई बताती है कि ये तीनों मुझे अगवा करने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद तीनों को अरेस्ट कर लिया जाता है और कंप्लेन लिखवाने के लिए सिना और सैम को भी वो लोग साथ में पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं, जहाँ पे सैम पुलिस को सारा किस्सा बताता है कि कैसे सिना अपनी याददाश्त खो बैठी है, उसके पेरेंट्स कितने परेशान होंगे, तो प्लीज इसकी मदद कीजिए। तो वो सिना से कई सारे सवाल करते हैं कि तुम पहले कहाँ रहती थी, तो वो विदेश कह देती है। और वो जब कंट्री का नाम पूछते हैं तो वो कहती है वो तो मैं भूल गई। जिसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि अब तो 2 ही रास्ते बचे हैं, पहला ये कि इसके पेरेंट्स खुद इसे ढूंढते हुए आए और दूसरा ये कि इसकी याददाश्त लौटाए, पर तब तक तुम्हें ही सैम इसके साथ रहना होगा। ये किसी अच्छे घर की लगती है तो हम किसी ऑर्फनेज में नहीं डाल सकते। इसके बाद सिना सैम से कहती है क्या तुम मुझे वैंग के घर लेकर जा सकते हो, मुझे उसकी कुछ मदद करनी है। तो सैम कहता है कि तुम उस दुष्ट आदमी की मदद क्यों करना चाहती हो, जिसपे सिना कहती नहीं नहीं वो अच्छा इंसान है। इसके बाद वो उसके घर जाती है जहाँ वैंग तो नहीं होता, क्योंकि वो तो अपने ऑफिस में चिंटू की पिटाई कर रहा होता है, मगर घर पे उसका बेटा मोनू है, जिससे वो एक पेपर पे कुछ लिख कर दे देती है। और जब वैंग घर आता है तो वो पेपर देते हुए मोनू बताता है कि सिना नाम की कोई लड़की आई थी, उसने हमें मून से मिलने के लिए कहा है आइसक्रीम स्टोर में। इसके बाद दोस्तों सिना को देखते हैं जो कि अपनी चोट पे सैम से मरहम पट्टी करवा रही होती है। फिर सिना को सुलाकर सैम जाता है जिन्हुआ हॉस्पिटल और वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से पूछता है क्या यहाँ किसी गेस्ट की लड़की गुम हुई है या किसी ने कोई अगवा की खबर की है। तो वो कहती नहीं, पर सैम को देखकर वहाँ के मैनेजर को शक हो जाता है और फिर वो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि ये टोपी वाला लड़का कौन था, क्या पूछ रहा था। तो वो बता देती है दोस्तों, जिससे उन्हें सैम पे शक हो जाता है क्योंकि उसने अपने फेस को टोपी से काफी हद तक कवर करके रखा होता है। अब वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं
हैं तो वो भागना शुरू कर देता है और लास्ट में उसे बॉब देख लेता है, पर वो सैम की मदद करता है। वो अपने मैनेजर को जाकर भटका भी देता है, जिसके बाद चेयरमैन अपने आदमियों से भी सिना को ढूंढने को कह देते हैं। अपने बेटे को भी समझाते हैं कि जितने दिनों तक सिना बाहर रहेगी हमारे लिए उतनी ही मुसीबत खड़ी होगी, और वैसे भी बाहर की दुनिया उसके लिए नहीं बनी है। फिर वो जाते हैं सिना की मॉम मिन्सू के पास और उससे जानने की कोशिश करते हैं कि सिना कहाँ गई, पर वो तो पागलों की तरह हरकतें कर रही होती है, जो कि चेयरमैन को बस नाटक लगता है। दूसरी ओर जब सैम वापस घर आता है ना दोस्तों, तो देखता है कि उसकी लैंडलॉर्ड उसके ही इंतजार में है। दरअसल सैम मिनी के घर पे रेंट पे रहता है। अब वो तो सैम को पसंद करती थी और उसका भाई भी सैम से नफरत नहीं करता था, मगर इन दोनों की माँ काफी खड़ूस है दोस्तों। आज सिना को बचाने के लिए बीच रास्ते में सैम ने उनके बेटे की साइकिल ली थी और अभी तक वापस नहीं की। अब वो उस साइकिल के बदले सैम को 200 वॉन पे करने को कह देती है, जिस पे सैम कहता है कि मैं तो साइकिल रास्ते में छोड़ आया था, पर मैं कोई बात नहीं, अभी जाकर लेकर आ जाता हूँ। मगर उसकी माँ तो मानती नहीं और तब वहाँ पे आती सिना। वो मिनी के भाई का हाथ पकड़ लेती है और कहती है 40 वॉन, जिसके बाद वो लड़का भी कह देता है कि हाँ, वो साइकिल तो हमने 40 वॉन में ही ली थी और हम तो उसे वैसे भी फेंकने वाले थे। अब उसकी मॉम बड़ा गुस्सा हो जाती है इस पे कि क्या जरूरत थी अपना ये मुंह खोलने की, और फिर सिना और सैम जाते हैं उसी साइकिल को ढूंढने के लिए। रात में ही लकीली उन्हें साइकिल मिल भी जाती है और सैम सिना को साइकिल के बैक सीट पे बिठाकर वापस लेकर आ जाता है। और ये सफर सिना को बहुत ही प्यारा लगता है दोस्तों, क्योंकि वो पहली बार साइकिल पे बैठी होती है। अब घर वापस आने के बाद सैम गर्मा गर्म नूडल्स बनाता है, जिसे दोनों साथ में एंजॉय करते हैं। साथ ही सिना उसे बताती है कि कैसे ये सारी चीजें मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। अब सैम को तो नहीं पता था कि बेचारे को कैद करके रखा जाता था। वो सोचता है कि अमीर घर की लड़की है तो घर पे नौकर चाकर होते होंगे और वही सारा काम करते होंगे इसका, लेकिन वो ये भी कहता है कि फिलहाल तो तुम मेरे साथ रहने वाली हो। इसलिए वो घर के कामों के बारे में सिना को बता देता है। दूसरी ओर हम चेयरमैन को सोते हुए देखते हैं, जिसके सपने में आती है अपनी जवानी की यादें, जब वो और मिन्सू खुले बाग में घुमा करते थे। तभी वहाँ पे उसके डैड आ जाते हैं और मिन्सू अपने हाथ पीछे करके चेयरमैन के पीछे छुप जाती है। ये देखकर दोस्तों हमें इतना तो समझ आ जाता है कि उस टाइम मिन्सू और चेयरमैन के बीच प्यार जैसा बॉन्ड था, पर पता नहीं क्यों इस सपने को देखकर चेयरमैन डर के मारे जाग जाता है और जागने के बाद भी उसको इल्यूजन होते हैं जैसे मिन्सू उस पे हंस रही है। दूसरी ओर मिन्सू के रूम में जो न्यू केयरटेकर है ना, वो मिन्सू को असॉल्ट करती है और जानना चाहती है कि उसकी बेटी कहाँ पे है, क्योंकि वो केयरटेकर नहीं चाहती कि पुरानी केयरटेकर की तरह मेरा भी बुरा हाल हो। अगली सुबह जब सैम जागता है तो देखता है कि सिना एक साथ सारा काम करने की कोशिश में सारा काम बिगाड़ कर बैठी हुई है और फिर बच्चों की तरह सर्फ को गोल से बबल्स बनाने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर दोस्तों उसकी मॉम मिन्सू जादू से पानी में सिना का रिफ्लेक्शन देखती है और वो अपनी बेटी को हंसते मुस्कुराते हुए देखकर और भी खुश हो जाती है। और यहाँ थोड़ा वैंग की बात कर लेते हैं तो वो अपने बेटे के साथ सिना के दिए हुए उस एड्रेस पे पहुंच जाता है। वहाँ वो $30 देता है, जिसके बदले उनको एक ऑफर मिलता है कि यहाँ से मोनो कोई भी 5 सॉफ्ट टॉयज लेकर जा सकता है। साथ ही यहाँ पे बड़े बड़े टॉयज के कॉस्ट्यूम में लोग भी मौजूद होते हैं, जिनके साथ बच्चे खेल रहे होते हैं। सभी से वैंग पूछता है क्या आप मून को जानते हैं, पर कोई नहीं जानता था। तभी इनकी मुलाकात होती है एक ऐसे टॉय कॉस्ट्यूम वाले से, जिन्हें मोनो की आंखें बड़ी प्यारी लग जाती है और वो तारीफ भी करते हैं। तो वैंग कहता है कि मेरा बेटा अपनी माँ पे गया हुआ है, पर अफसोस की उसकी तरह सुंदर आंखें पाने के साथ साथ एक आई कैंसर भी इसे मिल गया। और तब वो आदमी अपना कार्ड देते हुए कहता है कि मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ, मैंने पहले भी ऐसे केसेस को हैंडल किया है। वैंग कार्ड को पढ़कर कहता है कि आप डायरेक्टर मून है ना, मैं जरूर मिलना चाहूंगा आपसे। इसके बाद हम सिना और सैम को देखते हैं। सैम सिना की शॉपिंग वगैरह करवा रहा होता है। उसे काफी रिवीलिंग कपड़े ही पसंद आ रहे होते हैं, पर सैम उसे वो कपड़े पहनने नहीं देता, क्योंकि वो नई मुसीबत को बुलावा देना नहीं चाहता। इसलिए वो कुछ ढके ढके कपड़े खरीद लेता है। इसके बाद सिना नोटिस करती है कि इस मार्केट में सिर्फ मार्केट का मकान मालिक सियोन सैम से बड़ी तमीज से बातें करता है। बाकी सभी सैम को पनौती मानते हैं। उनको लगता है कि जो भी सैम के कांटेक्ट में आएगा बैड लक उस पे आ जाएगा। जिसके बाद सिना फैसला करती है कि वो लोगों का नजरिया बदल देगी, वो सैम की अच्छी इमेज बनाएगी लोगों के सामने। तभी वहाँ पे वैंग आ जाता है। वो सिना का शुक्रिया अदा करते हुए रोने भी लग जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि वो अपनी वाइफ की तरह अपने बेटे को भी खो देगा। मगर पता नहीं कैसे सिना ने उसे एक अच्छे डॉक्टर से मिलवा दिया, जो कि फ्री में मोनू की आंखों का इलाज करने के लिए मान गए हैं। और वो इसी खुशी में सिना के कहने पे सैम का जो लोन है ना, उसका सारा इंटरेस्ट माफ कर देता है। साथ ही वो पूरे मार्केट के लोगों को आइसक्रीम पार्टी देता है, जिससे सारे लोग काफी डर जाते हैं दोस्तों, क्योंकि सभी ने यहाँ अपनी अपनी शॉप जो खोली होती है और वो बैंक से ही लोन लेकर खोली है सबने। पर पनौती सैम के आने के बाद यहाँ उतने ग्राहक आते ही नहीं, इसीलिए वो बैंक के पैसे नहीं लौटा पा रहे थे। पर अचानक बैंक के द्वारा आइसक्रीम दिए जाने से सारे लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं अब ये क्या करना चाह रहा है, कहीं हमारा इंटरेस्ट बढ़ाने तो नहीं वाला। पर बैंक कहता है कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सब बस आइसक्रीम एंजॉय करो। जिससे पहली बार लोगों की नजर में वैंग थोड़ा भला आदमी लगता है। दूसरी ओर हम चेयरमैन के घर पर उनके बड़े भाई मैक्स
और उनके बेटे जेम्स को देखते हैं जो कि लंच पे आए हैं। मैक्स कह रहा होता है कि हमारे डैड बहुत ही इगोस्टिक आदमी है, इसीलिए उन्होंने अपने बर्थडे वाले दिन ही कंपनी की शुरुआत की थी। उनके बर्थडे पे उनको याद करने के लिए हर बार मुझे यहाँ पे आना पड़ जाता है, जिससे मुझे हर साल याद आता है कि उन्होंने मुझे इस कंपनी से साइड करके सारा कुछ तुम्हें सौंप दिया था। अरे मेरा खून जलता है यार ये सब सोच सोच कर। जिसपे चेयरमैन भी कहता है कि भैया आप हर साल यही सेम बातें कहते हो। जिससे इरिटेट होकर मैक्स कहता है कि उस दिन डैड के उस हालत में खत्म होने के बाद तुमने तुरंत ही उस चीज पे कब्जा कर लिया जो फादर हमेशा से सबसे छिपाते आए थे उसी पर देखो नियत का खेल, लगता है तुम्हारे लकी चार्म ने काम करना बंद कर दिया है। देखो वो एंटीक पीस जिसे तुमने महंगे दामों पे खरीदा है वो तो नाइटमेयर्स भगाने का काम करता है ना। डैड हमेशा से इस एंटीक पीस को पाना चाहते थे, पर देखो तुम्हें भी अब इसकी जरूरत पड़ने लगी। और दोस्तों इस मीटिंग के बाद मैक्स का बेटा जेम्स अपने डैड से फैमिली के सीक्रेट्स के बारे में जानने की कोशिश करता है, पर उसके डैड उसे बताते नहीं और तब वो पैसे खिलाकर किसी और से सच्चाई का पता लगवा लेता है। वो जान जाता है कि ये लोग सिना नाम की किसी लड़की की तलाश में है। हो सकता है वो चेयरमैन की नाजायज बेटी हो। साथ ही जेम्स का खबरी उसे ये भी बता देता है कि इस बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो चेयरमैन के पागल खाने में जाना होगा। वहाँ उन्होंने अपनी बहुत ही पुरानी एक केयरटेकर को डलवा के रखा हुआ है, वो भी उसी लड़की के चक्कर में। और तब जेम्स किसी तरह वहाँ भी जाता है और केयरटेकर सारी बातें उसे बता देती है कि वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि शमन है जिसके पास फ्यूचर देखने की पावर है। ये जानने के बाद जेम्स एक गिफ्ट लेकर अपने अंकल से मिलने के लिए जाता है तो उसे बॉब रोक लेता है। दोस्तों वो कहता है कि डैड आराम कर रहे हैं, तो जेम्स बॉब को कन्फ्रंट करता है कि मुझे तुम्हारी लकी चार्म के बारे में पता चल चुका है, पर सुना है तुम उसमें कोई खास इंटरेस्टेड नहीं हो, तो क्यों ना मैं उसे रख लूं। जिससे बॉब दोस्तों गुस्से में उस पे हाथ उठाने वाला होता है कि उसके डैड का पीए आकर इनकी लड़ाई को रोक देता है। दूसरी ओर मिनी अकेले में सिना को बताना चाहती है कि वो सैम को पसंद करती है। वो बताती है कि मैंने जब पहली बार उसे देखा था तो वही मुझे पसंद आ गया था। मैंने अपनी मॉम की बिना मर्जी के उसे अपने घर पे रेंट पे भी रखा। फिर एक दिन जब मैं चिकन फ्राई कर रही थी तो वो चिकन लेने के लिए आ गया था और उसको देखकर मेरा फोन ही तेल में गिर गया था। तब उसने मुझे साइड किया और खुद मेरे फोन को गर्म तेल से निकाला। हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है। अब इस पे सिना भी साफ साफ कह देती है कि हो सकता है तुम उसे पसंद करती हो पर सैम तो मुझे पसंद करता है। जिस पे मिनी कहती है उसका नाम सैम नहीं माइक है, और सिना भी अड़ जाती है कि उसका नाम माइक नहीं सैम है। तो फिर मिनी उदास हो जाती है कि मैं तो इस लड़की से जीत ही नहीं सकती। इसके बाद सिना मार्केट जाती है जहाँ उसे मिलता है बॉब। वो सिना से कहता है कि तुम काफी दिनों से बाहर हो, अब एक दो दिन में वापस लौटने का प्लान बनाओ, पर वो साफ इनकार कर देती है दोस्तों। जिसपे बॉब उसे समझाता है कि देखो मैं ये तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें ढूंढते ढूंढते मेरे डैड सैम तक पहुंच जाएंगे और जब उन्हें पता चलेगा कि सैम जिंदा है तो वो उसे इस बार सच में मार देंगे। इसीलिए उसकी भलाई चाहती हो ना तो मेरे साथ चलो। पर फिर भी सिना उसके साथ नहीं जाती दोस्तों, पर उसे सैम की बड़ी चिंता होने लग जाती है। पर जब वो सैम को देखती है तो उसका मन थोड़ा हल्का हो जाता है। इसके बाद वो सैम की दुकान पे जाकर बिक्री करवाने के लिए थोड़ा एक्टिंग करती है, जिससे मिसेस इस्माइल के सारे कस्टमर्स भी सैम के पास चले आते हैं। और फिर मिसेस इस्माइल को बड़ा गुस्सा आता है, वो इस चीज का विरोध करती है और बात इनकी हाथापाई तक पहुंच जाती है। पर जैसे ही इनका हाथ टच होता है सिना प्रिडिक्शन कर देती है कि आपके पति कैट के साथ बिजी हैं। और इसके बाद तो मिसेस इस्माइल तुरंत ही अपने पति की तलाश में निकल जाती है। इधर हमें पता चलता है दोस्तों कि बॉब का एंगेजमेंट कई साल पहले हो चुका है एक अमीर फैमिली की बेटी जेनी के साथ। वो वैसे तो विदेश में रह रही है पर कई सालों के बाद अपना बर्थडे अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने के लिए वापस आई है। अब अचानक उसे अपने घर पे अपने डैड के साथ देखकर बॉब हैरान। फिर ये लोग फैसला करते हैं कि कल एक रेस्टोरेंट पे मिलने का। इसके बाद बॉब अपने डैड से डिस्कस करता है कि आपने तो मेरे लिए सिना को रखा है ना, फिर मैं जेनी के साथ शादी करके उसके साथ गलत नहीं कर सकता, मैं एक ही लड़की के साथ रहना चाहता हूँ। उसके डैड उसको समझाते हैं कि सिना सिर्फ तुम्हारी लकी चार्म है, उससे दिल लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद चेयरमैन सिना की मॉम मिंसू के पास जाता है जो कि सिना के कपड़े वगैरह को पकड़ पकड़ कर खूब रो रही होती है। और वो जब चेयरमैन को देखती है तो कहती है उस वक्त तुमने वो क्यों किया, मुझे जान से क्यों नहीं मार डाला। इसके बाद वो चेयरमैन के गले लगकर रोते हुए कहती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे उसकी जिंदगी जीने दो। अब इस तरह से मिंसू को रोता देखकर चेयरमैन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं दोस्तों, जिससे हमें समझ आ जाता है कि इनके पास्ट में कुछ तो बड़ा घोल हुआ है, वो तो आगे पता चलेगा। खैर दूसरी ओर हम सिना को देखते हैं जिससे अपनी मॉम की बड़ी याद आ रही होती है। अब भागने से पहले उसकी मॉम ने उसको एक लेटर के बारे में बता दिया था, तो वो उनके नाम लेटर लिखती है और बैंक की मदद से लेटर को पोस्ट भी कर देती है। अब हम टिम नाम के एक आदमी को जेल से रिहा होते हुए देखते हैं, जिससे मिलने के लिए मैक्स का एक आदमी आता है और कहता है कि तुम अब रिहा हो चुके हो तो एक बार मैक्स से जरूर मिल लो, उन्होंने तुम्हें याद किया है। मैक्स का नाम सुनकर ही टिम तो डर जाता है कि आखिर अब वो मुझसे क्या चाहते हैं।
इसके बाद दोस्तों हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि टिम 20 साल पहले मिन्सू को लेकर भाग गया है और उसके बाद मिन्सू प्रेग्नेंट हुई थी, यानी कि सिना एक्चुअल में चेयरमैन की बेटी है ही नहीं, उसके रियल डैड तो टिम है। पर आखिर में वो इतने सालों तक जेल में क्यों बंद था, इसका पता आगे चलेगा। अब अगले दिन की बात है, कल की तरह आज भी सिना उसी क्यूट अंदाज में एक्टिंग करती है ताकि बिक्री ज्यादा हो जाए, पर आज कोई भी उससे मछली नहीं खरीद रहा होता है। बाद में उसे पता चलता है कि मिसेस इस्माइल ने ये झूठी अफवाह फैला दी है कि कल जिन्होंने सिना से मछली खरीदी थी उन लोगों को फूड पॉइजनिंग की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, इसीलिए अब कोई भी सिना से मछली नहीं खरीद रहा होता है, जिससे सिना को बड़ा गुस्सा आता है और वो मिसेस इस्माइल का मुंह तोड़ना चाहती है। पर इस मार्केट का मकान मालिक और सैम दोनों मिलकर उसे समझाते हैं कि मिसेस इस्माइल का नाम ही मिसेस इस्माइल है, बाकी वो बहुत ही झगड़ालू औरत है, उससे कोई नहीं जीत पाता। दूसरी ओर बॉब जेनी से रेस्टोरेंट में मिलकर उससे साफ साफ कह देता है कि मैं तुमसे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, तो वो भी कह देती है कि मैं भी अपनी फैमिली के कहने पर ही कर रही हूँ, पर अगर तुम चाहती हो कि मैं इस शादी से इनकार करूं तो तुम्हें मेरी 2 शर्तें माननी होंगी। पहली तो ये कि इस बात को अभी तुरंत ही तुम सबको नहीं बताओगे, दूसरा ये कि तुम मुझे इंटरव्यू लेने दोगे खुद का, जिसमें तुम अपनी और अपनी फैमिली के बारे में सारी बातें मुझे डिटेल में बताओगे, क्योंकि मैं एक वेब सीरीज बनाने का सोच रही हूँ और उसके लिए मैं तुम्हारे कैरेक्टर को अपना हीरो बनाना चाहती हूँ, जिसके लिए बॉब मान जाता है। इसके बाद वो जब रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है तो देखता है कि वहाँ पे सैम मछली डिलीवर करने के लिए आया हुआ है। वहाँ वो सैम से बात करने की कोशिश करता है, फिर से दोस्ती करना चाहता है, मगर सैम इनकार कर देता है। दोस्तों दरअसल उसको ये लग रहा होता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें बॉब भी शामिल है, जबकि बॉब उसे बताने की कोशिश करता है कि भाई मेरे डैड ने मुझे एक रूम में लॉक करके रखा हुआ था, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। तभी हम देखते हैं दोस्तों कि जेनी इनको बात करते हुए देख लेती है और जेनी का जो भाई है ना, इनका कॉमन फ्रेंड है, तो जेनी उसे ये बात बता देती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा फ्रेंड सैम मर चुका है, पर उसे तो मैंने आज बॉब के साथ देखा। ये जानकर वो लड़का बॉब को कॉल करता है दोस्तों, पर उसी वक्त वहाँ पे बॉब के डैड आ जाते हैं तो वो फोन कट कर देता है। अब यहाँ बड़ी मुश्किल से सिना एक कस्टमर को राजी करती है अपने यहाँ फिश खरीदने को, पर मिसेस इस्माइल कहने लग जाती है कि इनके फिश में तो पता नहीं क्या है, बहुत दिक्कत है, कोई मत खरीदना इनसे। ये सुनकर अब सिना से रहा नहीं जाता, वो मिसेस इस्माइल के साथ 2-2 हाथ भी कर लेना चाहती है, इसीलिए मिसेस इस्माइल डर कर अपने शॉप में जाती है और देखती है कि उसका हस्बैंड ड्रॉर से पैसे चुरा कर भाग रहा है। रास्ते में वो सिना से भी टकरा जाता है, जैसे ही सिना उसका हाथ पकड़ती है तो उसे कुछ शॉकिंग पता चल जाता है, मगर अभी तो वो लड़ाई के मूड में होती है, इसीलिए मिसेस इस्माइल के शॉप के अंदर घुस जाती है और उनसे फाइट भी करने लगती है, पर हाथ टच होते ही उसके मुंह से फिर निकलने लग जाता है कि तुम्हारा हस्बैंड के पास कैट है, वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। दूसरी ओर सैम और पुलिस वालों को भी इनकी लड़ाई की खबर चल जाती है, तो वो लड़ाई रोकने के लिए मिसेस इस्माइल की शॉप पे आ जाते हैं, पर यहाँ का माहौल देखकर वो हैरान, क्योंकि मिसेस इस्माइल रो रही होती है और सिना उसे चुप कराती है और फिर पूछने पर वो सारी बातें बता देती है कि मिसेस इस्माइल के पास एक कैट है जिसमें गोल गोल सिक्के बने हैं और उस पे कैट भी बनी हुई है, वो रियल मनी नहीं बल्कि टॉय मनी है। अब पुलिस वाले को कुछ समझ नहीं आता कि क्या बोल रही है ये। सैम पूछता है क्या तुम कैट कॉइंस नाम के इलीगल वर्चुअल कॉइंस की बात कर रहे हो? वो कहती है कि हाँ, जिसके बाद ये लोग निकल जाते हैं मिस्टर इस्माइल की तलाश में और देखते हैं कि मिस्टर इस्माइल इस मार्केट के ओनर जिसका नाम सियोन है उसके साथ और साथ में कुछ और शॉपकीपर्स को इस वर्चुअल कॉइन से पैसा बनाने के बारे में समझा रहा है। वो जल्द से जल्द सभी को इसमें इन्वेस्ट करने को कह रहा होता है और तभी ऑफिसर के साथ मिसेस इस्माइल, सैम, सिना सभी वहां पे पहुंच जाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि ये एक इलीगल प्लेटफॉर्म है, इसमें पैसे इन्वेस्ट ना करें। अभी तक अगर आप लोगों ने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, मगर अब इस प्लेटफॉर्म को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। जिसके बाद मिस्टर इस्माइल अपनी वाइफ पे गुस्सा करता है कि एक तो तुम सारा दिन चिढ़ के रहती हो और मैं 2-4 पैसे एक्स्ट्रा कमाने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम मेरे रास्ते में आ रही हो। और तब मिसेस इस्माइल बड़े प्यार से उसे समझाती है कि हमें गलत रास्ते से पैसे नहीं कमाने, तुम तो मेरे होशियार जानू हो ना, चलो ना हम साथ मिलकर अपने शॉप पे अच्छे से काम करते हैं, जिससे मिस्टर इस्माइल मान जाता है। इसके बाद मिसेस इस्माइल सिना से कहती कि तुम्हारी वजह से आज हम एक बड़ी मुसीबत में पड़ने से बच गए, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं, उसके लिए मैं तुम्हें एक ट्रीट देना चाहती हूँ। अब रात में दोस्तों मिसेस इस्माइल शराब वगैरह लेकर पहुंच जाती है मिनी की शॉप पे, क्योंकि वहाँ पे फ्राइड चिकन के आइटम मिलते हैं। तो उन्हीं की छत पे मिनी की मॉम, मिसेस इस्माइल, सिना और सैम सारे चिकन के साथ शराब का मजा लेते हैं, पर मिनी इन्हें ज्वाइन नहीं करती क्योंकि उसका तो खून खौल रहा होता है सिना और सैम को साथ में देखकर। वहीं मिसेस इस्माइल अपने पहले के किए गए गलत कामों के लिए सिना से माफी मांगती है और कहती है कि अब से हम फ्रेंडली कंपटीशन करेंगे मगर कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे, एक दूसरे के कस्टमर्स को नहीं चुराएंगे। वो तो सैम को अभी जीजा भी कहने लग जाती है क्योंकि सिना ने कह दिया था कि हम जल्दी शादी करने वाले हैं। अब पूरी तरह टल्ली होने के बाद सिना और सैम अपने घर की ओर जाने लग जाते हैं। सिना ने पहली बार शराब पी थी
उससे काफी चढ़ भी जाती है। वो ठीक से चल भी नहीं पाती, इसीलिए सैम उसे अपने कंधे पे उठा लेता है, पर वो उसके कंधे पे उल्टी कर देती है दोस्तों, जिसके बाद से वो जल्दी से सिना को घर लेकर आ जाता है और वहां पे फिर अपने कपड़े वगैरह धोता है। वहीं सिना और वोमिटिंग करती है। इसके बाद जब तक सैम कपड़े पसार कर आता है ना, तब तक में देखता है कि सिना तो सो गई, तब वो उसको निहारने लग जाता है। तभी वो फिर से वोमिटिंग करने जैसा बिहेव करने लग जाती है, तो सैम एक बर्तन लेकर आ जाता है और कहता है कि इसमें करो, पर ये बेड गंदा मत करना। पर दोस्तों सिना वोमिटिंग करने की जगह उसे किस कर देती है और फिर सो जाती है, जिसके बाद सैम की हालत खराब, उसका दिल जोरों से धड़कने लग जाता है। वो अगली सुबह तक रात में हुए उस किस के बारे में ही सोचे जा रहा होता है, पर सिना को कुछ याद ही नहीं कि किस किया था। इसके बाद जब ये दोनों मार्केट में जा रहे होते हैं तो रास्ते में इन्हें एक क्यूट सा पपी मिल जाता है, जो सिना को आ जाता है पसंद और वो उसे अपने गोद में उठाकर घूमने लगती है। और आज सैम नोटिस करता है कि मार्केट में सामने से लोग मुझे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, जबकि कुछ दिनों पहले वो सुबह सुबह शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे मेरी। ये सब दोस्तों हुआ है सिना की वजह से, सिना के लकी चार्म की वजह से। खैर आगे इन्हें पता चलता है कि ये पपी तो इसी मार्केट के एक शॉप का है। दरअसल टिकटॉक नाम का एक बच्चा है जिसकी दादी यहाँ पर आई हुई है और वो ये पपी छोड़कर चली गई है, क्योंकि टिकटॉक को ये पसंद था। पर अब उनके जाने के बाद ये पपी काफी बेचैन है, इसीलिए वो बार बार यहाँ वहाँ भागे जा रहा था। वहीं टिकटॉक के पेरेंट्स तो काफी बिजी होते हैं, तो वो दुकान बंद करके पपी को वापस बुसान छोड़ने नहीं जा सकते थे। और तब सिना फैसला करती है कि मैं उसे वहां तक छोड़ कर आऊंगी, जिसके लिए सैम भी मान जाता है और ये दोनों अपनी फिश वाली गाड़ी से बुसान की ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। और ये पहला ट्रिप था सिना को, जो काफी खुश कर देता है। इसी के साथ दोस्तों इस सीरीज का पहला पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। वैसे अभी बहुत सारे खुलासे होने बाकी है इस सीरीज में। अगर आप बताइए आपके पास सिना जैसा लकी चार्म हो तो आप क्या करोगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, तभी इसका अगला पार्ट आना अच्छा लगेगा, हमें पॉसिबल हो पाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।